जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीएसपी अकाउंट के बारे में बात की थी और उस वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने सवाल किए हैं कि जो उसके अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी बताई थी तो उसके बारे में एक और वीडियो बनाया जाए और ये बताया जाए कि कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो भी डीएसपी अकाउंट के साथ हमको जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी दे रखी है तो अगर ज़रूरत पड़ने पर हम उसको कैसे क्लेम करें। तो बने रहिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्सीडेंटल कवर होता है ये कई टाइप से होता है। दोस्तों, कुछ एक पॉलिसी सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ को कवर करती है, कुछ पॉलिसी हैं जो कि एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को कवर करती है, और कुछ जो पॉलिसी हैं वो एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी को कवर करती है। तो जो डीएसपी अकाउंट के अंदर जो हमको फैसिलिटी हैं वो ये नंबर 3 वाली हैं। इसमें एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है और पार्शियल डिसेबिलिटी को भी कवर किया जाता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कवर है जो कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जिसका नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल में जो भी हानि होती है उसी को कवर करता है। किसी अन्य प्रकार की बीमारी को ये कवर नहीं करेगा। कुछ एक इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो कि किसी भी टाइप से जो डेथ होती है उसको कवर करते हैं। जैसे कि आपने टर्म प्लान के बारे में सुना होगा, तो जो टर्म प्लान लेते हैं उसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, बट इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को ही कवर किया जाता है। दोस्तों, जो डीएसपी अकाउंट का जो क्लेम प्रोसेस है वो अलग है बाकी के क्लेम प्रोसेस से। उसका एक कारण ये है कि जो अदर हम जो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी को पे करते हैं और उस कंपनी को उसमें हमें पहले इंटीमेशन देना पड़ता है क्लेम का, और उसके बाद में हमको खुद ही जो डॉक्यूमेंट कंपनी मांगती है उसको सबमिट करना पड़ता है। बट क्योंकि डीएसपी और जितने भी सैलरी पैकेज अकाउंट है इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। तो जब भी बैंक को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो किस इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है डीएसपी सैलरी अकाउंट्स का। तो फिलहाल जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये जनवरी 2022 तक दे रखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। इसलिए जो बैंक ने सभी ब्रांचेस को बता रखा है कि जब भी कोई डीएसपी अकाउंट या कोई भी सैलरी अकाउंट उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है तो उसको आप इस हिसाब से प्रोसेस कीजिए, क्योंकि हर साल वो रिन्यू होता है तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको किस टाइप से उसको प्रोसेस करना है। तो इसलिए आपको जो भी अकाउंट जिस ब्रांच में है तो आपको उस ब्रांच में जाके और आपको ये इंटीमेशन देना पड़ेगा क्लेम का, उसके बाद आपका क्लेम होगा। तो डीएसपी अकाउंट के लिए आप ध्यान रखिए कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होता है आपको उधर जाना है और कुछ एक जानकारी उधर आपको लेके जानी है ताकि आपका क्लेम है जो आसानी से हो सके। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या जानकारी है। जब भी आप ब्रांच में जाएं, कोई भी अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है या कोई डेथ हुई है तो कुछ ये जो जानकारी है ये आपको ब्रांच में ले जानी पड़ेगी। इसमें जो भी नाम है सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर का, इसके बाद में एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट नंबर, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ एक्सीडेंट, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएसपी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर ग्रिफ, असम राइफल, और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, तो ये कौन सी उससे संबंध रखते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल नंबर है जो कि आर्मी नंबर होता है या फोर्स नंबर जो भी होता है वो आपको, तो ये सारी डिटेल ले जाके आपको ब्रांच में देनी है और ब्रांच ही उस क्लेम को आगे प्रोसेस करेगी, और जो भी आपको उसका जो क्लेम का फॉर्म है वो ब्रांच ही प्रोवाइड कराएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्सीडेंटल डेथ का जो इंश्योरेंस होता है वो अलग होता है बाकी सभी इंश्योरेंस से, और उसको हर साल बैंक रिन्यू करता है। और अगर आप इंडिविजुअली करवा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हैं, लेकिन अगर डीएसपी अकाउंट में आप कॉम्प्लीमेंट्री जो कि डेथ इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं तो वो फिर बैंक डिसाइड करता है कि वो किस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करवाएगा, और उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा और ब्रांच से ही आपका सारा जो प्रोसेस होगा क्लेम का। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इंसिडेंट होता है आप जल्दी से जल्दी आप ब्रांच में कांटेक्ट करें, और ब्रांच में कांटेक्ट इस डिटेल के साथ आप ब्रांच में कांटेक्ट करें, और उसके बाद आप जो भी नेक्स्ट प्रोसेस जो ब्रांच बताती है आपको फॉर्म देती है तो वो फॉर्म फिलअप करके आप ब्रांच में जल्दी से जल्दी जमा कराएं ताकि आपका जो क्लेम है वो जल्दी से आपको प्राप्त हो सके।
दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कुछ एक लोगों ने सवाल किए हैं, क्या डीएसपी अकाउंट की सुविधा पेंशन जाने के बाद भी मिलती है। तो दोस्तों डीएसपी अकाउंट का जो बैंक ने जो लेटर जारी कर रखा है उसमें साफ लिखा हुआ है जो भी डीएसपी अकाउंट है उनकी फैसिलिटी सर्विंग पर्सनल एज वेल एज पेंशनर्स को भी लागू है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिख रखा है ये किन किन को एप्लीकेबल है। तो डीएसपी फैसिलिटी है वो एप्लीकेबल है सभी सर्विंग को एज वेल एज पेंशनर्स को। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी पेंशनर हैं उनको डीएसपी की सुविधाएं सारी लागू हैं, लेकिन उसके साथ साथ शर्त यह है कि आपका जो उसमें जो सैलरी या पेंशन उसके अंदर क्रेडिट होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई भी अगर कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा लिख रखा है कि क्या पुराने पेंशनर भी डीएसपी अकाउंट की सुविधा ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हो कि जो डीएसपी अकाउंट है वो 2009 में आया था, उससे पहले डीएसपी अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो पुराने पेंशनर्स हैं वो 2009 से पहले वाले, तो उनके जो अकाउंट थे वो नॉर्मल अकाउंट होते थे, डीएसपी नहीं होते थे, तो उनको ये फैसिलिटीज़ नहीं है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।